आप सभी का विद्याश्री एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मिट्टी, सॉइल। बड़ी बड़ी सभ्यता, अगर मिट्टी ना होती तो बड़ी बड़ी सभ्यता जो आज विकसित हुई और जो एक समय में विकसित हुई थी वो कभी नहीं होती। हमारे जीवन में मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस टॉपिक को कंप्लीटली आज हम लोग समझेंगे कि कैसे मृदा का अपरदन हो रहा है, उसका संरक्षण का क्या उपाय हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से क्या किए जाने चाहिए, सरकार इस पे क्या कर सकती है। और इतना ही नहीं, इसे अध्ययन के केंद्र में रखने के बाद हम सभी इसमें कुल 10 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो अक्सर मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी बच्चे हैं लाइव सेशन में जुड़ जाइए। एप्लीकेशन में ये क्लास चल रही है और विद्याश्री लर्निंग ऐप पे ये क्लास चल रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था और आप लोग इसका आंसर भी लिखे थे। देखो, मृदा को जब पढ़ते हैं हम सब तो उसको पढ़ने का 3 अप्रोच होता है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने उठाया है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी या फिर ऑल पीसीएस, जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं। सारे बच्चे को ये मैं कहना चाहूंगा कि जब आप मृदा पढ़ते हो, ठीक है, जब आप टॉपिक सॉइल पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ने का 2-3 अप्रोच होता है। उस अप्रोच को समझो। सबसे पहले हम इसे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इसका अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं कि भाई मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के रासायनिक संगठन क्या है, उसका संगठन, कंपोनेंट और संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा है। मिट्टी जो है, अगर हम धरातल पर, ठीक है, कुछ मीटर नीचे जाते हैं तो मिट्टी का जो जोनल है वो किस तरीके का मिलता है। ठीक है, ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम सभी पढ़ते हैं। मान लीजिए आप अपने हाथ में एक बड़ा सा जो है कुदारी लेते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कुदारी का मतलब क्या होता है। या फिर एक ऐसा बनावट पाइप आप लेते हो जो आगे से नुकीला है, ठीक है, और उसे जमीन में आप क्या करते हो, धंसाने का प्रयास करते हो और फिर उसे बाहर निकालते हो, तो उसमें जो मिट्टी है, ठीक है, उस पाइप के अंदर घुस जाती है और वो पूरा मिट्टी बाहर निकल आती है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उस मिट्टी को हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा बाहर किया जाता है और उसका लैब में परीक्षण किया जाता है कि आखिर इस जगह की, ठीक है, जो मिट्टी है उसका कंपोनेंट क्या है। तो दिखता है ऊपर जो है वो महीन मिट्टी है, उसके नीचे हल्का मोटा मिट्टी, उसके नीचे ईंटे पत्थर, उसके नीचे चट्टान। ठीक है, वो उसका अंश आ जाता है। कुछ पेड़ पौधों के वहां पे जीवाश्म भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ बिलकारी जीव देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में सॉइल में ये चीज पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में जब आप सॉइल पढ़ते हो तो आईसीएआर के द्वारा, ठीक है, आईसीएआर के द्वारा, जो हमारे यहां एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए काउंसिल है, ठीक है, उनके द्वारा भारत की मिट्टियों को बांटा गया है अलग अलग प्रकार में। तो भारत में जब हम मिट्टी का प्रकार देखते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो जलोढ़ मृदा के विषय में पढ़ते हो, काली मृदा के विषय में पढ़ते हो, पर्वतीय मृदा है ना, मरुस्थलीय मृदा, वनीय मृदा भी पढ़ते हैं, लेटराइट मिट्टी पढ़ते हैं, लाल मिट्टी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हो। आप लोगों को मैंने वर्तमान में जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे रिलेटेड हम आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया था कि मृदा का अपरदन क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका संरक्षण कैसे हो सकता है। ऑल क्लियर है? सारे बच्चे बताएंगे आवाज क्लियर जा रही है? ठीक है, अब ज्योग्राफी में जब हमने मृदा को उठाया है, ठीक है, तो क्यों ना हम पीछे से चले, यानी कि वर्तमान में जो चीजें पूछी जा रही, ठीक है, मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा है जो टॉपिक ट्रेंडिंग है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप फोकस करें उस टॉपिक को पढ़ने में। बाकी आपकी समझ ऐसे ही विकसित हो जाएगी जब आप बेहतर तरीके से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मृदा का निर्माण वास्तव में कैसे होता है, तो एक चट्टान है और यही चट्टान एक लंबे समय में अपरदन, अपक्षयन, है ना, निष्पाटन के माध्यम से मृदा का स्वरूप ले लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें क्या क्या चीजें जो है वो कार्य किया। इसमें तापमान भी कार्य किया, इसमें ओस की बूंदों ने भी कार्य किया,
इसमें एक समय भी लगा, इसमें अपर्दन भी हुआ, इसमें परिवहन भी हुआ, इसमें नदियों की भी भूमिका रही, इसमें पेड़ पौधों की भूमिका रही, इसमें जितने भी ठीक है चरवाहे पशु हैं उनकी भी भूमिका रही। ठीक है, ऑल क्लियर है, हमें बताएंगे। अब यहां पर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना मृदा का जो निर्माण है, ठीक है, मृदा का जो निर्माण है वो लंबे समय पे होता है। ठीक है, हजारों हजार साल लग जाते हैं। भारत में जो आज जलोढ़ मिट्टी का मैदान आप सभी देख रहे हो, ठीक है, भारत में जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान देख रहे हो हजारों लाखों वर्षों में निर्मित ये मैदान है। और ये मृदा का अगर पूछा जाए कि क्या इसका लाभ है, तो इसका लाभ आप सभी के सामने है कि अगर हम बात करें जो आपके वन है, ठीक है, जो हमारे खाद्य सुरक्षा का बिंदु है, ये सारा कुछ किस पे निर्भर है, तो मृदा पे निर्भर है। यानी कि जो मृदा है वो वास्तव में सभ्यता का पालना के रूप में इसे मान सकते हैं। ठीक है, अभी क्लास करो, मैसेज करने पे ज्यादा ध्यान मत दो आप लोग। तो यहां पर आप इंट्रो में आप मिलाइएगा, आप लोग जो होमवर्क लिखे हैं, जो होमवर्क मैंने दिया था वो आप सभी किए होंगे। होमवर्क के अकॉर्डिंग आप सॉइल इरोजन में क्या लिखे हो, मृदा का अपरदन। ठीक है, तो अपरदन का मतलब क्या है, इरोजन का मतलब क्या है, पहले आपको यह समझना होगा। इरोजन का मतलब हुआ वायु के द्वारा, नदियों के द्वारा, ठीक है, जब मृदा का परिवहन किया जाता है लगातार, ठीक है, तो एक क्षेत्र से मृदा स्थानांतरित होकर दूसरे क्षेत्र में चली जाती है, तो ये मृदा का प्रवाह हुआ। लेकिन जिस क्षेत्र में मृदा की कमी हो गई, ठीक है, जिस क्षेत्र में मृदा की कमी हो गई वहां माना जाएगा मृदा का क्या हो गया, अपरदन हो गया। ठीक है, तो इंट्रो वाले लाइन में आपको लिखना है कि मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या अन्य प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ भाग जो है हट जाता है। यह समस्या भारत में विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, राजस्थान, मध्य भारत, गंगा के मैदानों में देखी जाती है। यह इंट्रो में आना चाहिए। मैंने हमेशा से कहा है इंट्रो आपको इस तरीके से लिखना है जिसमें आगे की झलक आपकी स्पष्ट हो जाए कि आप आगे क्या बताने वाले हैं। तो मृदा का अपरदन में आपने यहां लिखा जल के द्वारा, वायु के द्वारा, अन्य प्राकृतिक या मानवीय कारकों के माध्यम से मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है और ऊपरी जो उपजाऊ भाग है वो क्या होता है, हट जाता है। यही मृदा अपरदन है। ठीक है, अब यह समस्या आपसे पूछा गया है ना, यह समस्या का क्या संरक्षण हो सकता है, क्या इसका समाधान हो सकता है, तो भारत में विशेष रूप से कहां पे, तो आप देखोगे कि मृदा जहां पे अपरदन सर्वाधिक हो रहा है तो हिमालय के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, राजस्थान में, मध्य भारत में और गंगा के मैदान में भी मृदा का अपरदन देखने को मिलता है। ये इंट्रो का पार्ट था। ठीक है, ये आपको जो क्लासेस में बता रहा हूं इसमें मैं बिल्कुल भी ये भेदभाव नहीं कर रहा हूं कि यहां बच्चे एनसीईआरटी के हैं या फाउंडेशन के हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल टॉपिक जो ज्योग्राफी में बताया जाएगा उसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन रहेगा, चाहे प्रीलिम्स की बात की जाए चाहे मेंस की बात की जाए। ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। हाँ, लेखन शैली आपको जो है वो सुधार लेना है। ठीक है, अब यहां पर अगला जो पॉइंट है उसको देखो क्या कहता है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखते हो तो इसी तरीके से लिखना जैसे स्ट्रक्चर में यहां पे बता रहे हैं। ठीक है, आखिर सोचो कहीं पे भी मृदा का भंडार है, ठीक है, मृदा का भंडार है तो वहां पे मृदा हटेगा कैसे, उसके कुछ मूल तत्व होंगे जो उसे हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें है प्राकृतिक कारण। सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक कारण है ना, नेचुरल काउज क्या है इसका, तो देखो वर्षा और बाढ़, चंबल की जो नदी है, ठीक है, चंबल नदी और उसके आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे रील गुली अपरदन होता है। क्या अपरदन होता है, रील गुली अपरदन, यानी कि अपरदन इतने बड़े पैमाने पर होता है कि वहां पे बड़े बड़े गड्ढे जम जाते हैं और चंबल का डाकू जो आप सभी सुने भी होंगे, ठीक है, घर में लोग कहानी सुनाते थे कि सो जाओ नहीं तो चंबल का डाकू आ जाएगा।
वो जो चंबल का डकैत सब थे वो कहां पनपते थे, कहां पे रहते थे? उनका इसी अपर्दन वाले गड्ढे में घर होता था। सोचो अपर्दन की क्या कहानी। तो अपर्दन को आपने किससे जोड़ लिया? एक सामाजिक कुरीति से भी जोड़ लिया। ठीक है, भारत में जो चंबल का मैदान है वहां पे जो अपर्दन होता है वहां पे इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं कि वहां पे डकैतों का क्या हुआ था? जमावड़ा होने लगा था। ठीक है, और आज भी ये चीजें हैं। तो वर्षा और बाढ़ से, मान लीजिए यहां वर्षा का मैंने तो बताया चंबल वाले उदाहरण से, बाढ़ का आपको उदाहरण हम बताते हैं कि बाढ़ की स्थिति में क्या होता है। जब एक नदी है, ठीक है, और ये नदी अपने प्रवाह को क्या बनाए हुए है, इस वाले बांध के बाहर नदी नहीं बहेगी, यानी कि नदी का अपना जो किनारा है उससे वो बाहर नहीं बहेगा। लेकिन जब उसके जल स्रोत से, ध्यान से सुनना, उसके जल स्रोत से तेज जल का बहाव होगा तो ये जो इसका किनारा है, यानी कि ये जो इसका किनारे वाला बांध है, ये क्या होगा? टूट जाएगा। और जब बांध टूटेगा तो क्या होगा? बाढ़ उसी को कहेंगे। बाढ़ सिंपल कहा जाता है कि जब नदियों के किनारे का जो बांध है वो जब टूट जाता है तो उसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। अब देखो, नदी की चौड़ाई है मान लो 500 मीटर। कितना? 500 मीटर चौड़ा नदी है मान लो। अब ये बाढ़ आ गई, जल स्रोत बढ़ गए, अब नदियां यहां से ऐसे बहने लगी, यानी कि इतने चौड़ा हो गई नदी। तो 500 मीटर से सीधा ये 5 किलोमीटर हो गई अगर बाढ़ के कारण, तो आसपास की बस्ती जो 5 किलोमीटर की रहेगी वो क्या होगा? डूब जाएगा। अब नदियों के किनारे जो खेती विकसित हुआ है, नदियों के किनारे जितने भी फसल है वो नष्ट होंगे और जो मृदा है वो वहां से बहकर चली जाएगी कहीं और। इसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? मृदा का अपरदन बोल देंगे। तो तेज बारिश से मिट्टी बह जाती है, तेज बारिश से मिट्टी बह जाती है जिससे जल का अपरदन होता है, वाटर इरोजन होता है। ठीक है, यहां मृदा अपरदन होगा, जल यहां पे टाइप हो गया। ठीक है, मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन। अब एक चीज सोचो कि मृदा जिसको डेवलप होने में हजारों वर्ष लगे, वही मृदा क्या हुई? वहां से चली गई, तो वहां पे क्या क्या समस्याएं उभर के सामने आएगी? तो मृदा के अपरदन की तो अपनी एक समस्या है, मृदा के अपरदन की अपनी एक समस्या है कि क्यों हो रही है, लेकिन इस अपरदन के बाद भी एक समस्या उत्पन्न होगा, और यह समस्या क्या होगा? कमेंट करो, 2-3 बताओ आप सभी। ठीक है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। अब तेज हवा, आप देखते हो राजस्थान के मैदान में, ठीक है, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में अभी जो है क्या हो रहा है कि मृदा का वहां पे ढेर लग रहा है। ठीक है, जबकि राजस्थान का जो क्षेत्र है मरुस्थल वाला, वहां से हवाएं उठती हैं, तेज गति से उठेगा। ठीक है, और बालू का जो ऊपरी सतह है, जो धूलकण है छोटा छोटा, उसका इरोजन होगा, और वो एक जगह पे जाके मिट्टी को क्या करेगा? वहां पर बिछाने का काम करेगा। पहले टीला बन जाएगा, जब टीला बन जाएगा तो आसपास के लोगों, जो सभ्यता में विकसित लोग हैं, वो देखेंगे ये काम का चीज है, उसको फैलाएंगे, बिछाएंगे। तो एक तरफ क्या हो रहा है? सॉइल का इरोजन हो रहा है, लेकिन एक तरफ मिट्टी का क्या हो रहा है? वहां पे भंडार भी विकसित हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर है? तो तेज हवा वाला उदाहरण कहां पे सेट होगा? राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विंड अपरदन। अब देखो यहां पे अगर वर्षा और बाढ़ से हो रहा है तो उसको हमने कह दिया मृदा अपरदन जल के माध्यम से। ठीक है, यानी कि मृदा का अपरदन जल के माध्यम से हो रहा है, पवन के माध्यम से हो गया तो उसे पवन अपरदन कह दिए, यानी मृदा का पवन अपरदन। ठीक है, नदी का कटाव, ये मेनली कहां देखने को मिलता है? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी, नर्मदा, तापी, है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों के माध्यम से उतना नहीं होता है अपरदन। क्यों? क्योंकि ये नदियां उत्तरी हिमालयी नदियां और जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियां अधिक बुजुर्ग है, हिमालयी नदियां अभी यंग है, तो वो अपने आधार तल को प्राप्त नहीं की है, यानी कि वो अभी कटाव चल रहा है।
लेकिन नर्मदा का बात करें, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं, ये नीचे पत्थर को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे अपरदन कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पे नदियों का प्रवाह अपने किनारे को काटता है, जिससे तटीय क्षेत्र में मृदा का क्षरण होता है। टोटल 10 क्वेश्चन अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मेंस का, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में 10 क्वेश्चन मेंस का दिखाएंगे। वो सारा क्वेश्चन, ये पीडीएफ तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन वो सारा क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, आपके कॉपी में लिखा हुआ, और उसका आंसर आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हो। ठीक है, मैं टोटल डायमेंशन यहां पे एक साथ बता रहा हूं। उस 10 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर अच्छे से लिख लेना है। एक एक दो दो पेज में लिखिएगा, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी जो तैयारी है, फिर आप बताएंगे कि मृदा के विषय में सर आपने जो भी बताया वो बहुत स्पष्ट और अच्छे से मुझे समझ में आ गया। ठीक है सारे बच्चे। उमाकांत, वनों की कटाई, जी जी हाँ, वो जल अपर्दन सही है सुरैया। ज्योग्राफी का अलग से कॉपी रखना है, ये सब भी अब मत पूछिए, कल हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, कल वाला क्लास जरूर देखना ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले। मानवीय कारण, ठीक है, मानवीय कारण क्या है, तो मानवीय कारण में कुछ कुछ पॉइंट आप लोग लिखे हैं, मैंने आप लोगों का कॉपी अभी देखा। वनों की अंधाधुंध कटाई, डिफॉरेस्ट्रेशन, अत्यधिक कृषि, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टीवेशन, खनन और निर्माण कार्य, अनुचित सिंचाई, ये 4 पॉइंट। अब देखो मैंने इसे डायग्राम में नहीं लिखा है, आप सभी को डायग्राम में लिखना है। आप सभी का कॉपी भी मैंने देखा, कुछ बच्चों ने डायग्राम में बहुत अच्छे से बनाया, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। याद रखिए, शिक्षा को आपको इस्तेमाल करना है अपने एग्जाम को पास करने के लिए, और यहां से जो चीजें आप सीख रहे हैं, नौकरी लगने के बाद इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए आपकी नौकरी वन विभाग में लग गई, या आप पेयजल आपूर्ति विभाग में हैं, या आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जो नेचर से संबंधित है, आपको पौधारोपण का कार्य दिया गया कि आपको जो जिला मतलब दिया गया है जहां पे आप अधिकारी हैं या ऑफिसर हैं, उस जिले में आपको पौधारोपण कार्य करना है, यानी वृक्ष लगाने का कार्य करना है, सरकार की तरफ से ऑर्डर है। तो आप पढ़े लिखे हैं तब तो ऑफिसर बने, तब तो आप यहां समझ रहे हैं कि मिट्टी का कटाव हो रहा है। क्यों भाई, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इसलिए वनावरण बहुत जरूरी है। तो आपने समाधान में इसके आंसर में लिखा है कि वनावरण बहुत जरूरी है। इसीलिए पॉइंट्स ये सब सिलेबस में दिया गया है कि आप ये सब पढ़िएगा, तभी आप अच्छे सिविल सेवक बनिएगा एग्जाम पास करके। ठीक है, इसमें आपको दवाई का नाम नहीं याद रखना है मेडिकल के बच्चों के जैसा, इंजीनियरिंग के बच्चों के जैसा आपको चीजें नहीं याद रखनी है, क्योंकि आप समाज जो भारत का है उसका सेवा करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। तो इसीलिए सिलेबस में ये चीजें डाली हुई है। तो अनुचित सिंचाई, खनन और निर्माण कार्य, ओवर कल्टीवेशन, वनों की अंधाधुंध कटाई। अब देखिए, एक पेड़, ठीक है, एक पेड़ जो है इसकी जड़ें, लंबी लंबी इसकी जड़ें जो हैं वो पूरे मृदा को पकड़ी हुई रहती है। क्या करता है, पूरा मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, लेकिन मानव क्या करता है कि इस पेड़ को, ठीक है, एक कुल्हाड़ी के माध्यम से काटता है। जब ये पेड़ कट के गिर जाता है, जब ये पेड़ कट के गिर जाता है तो ये जड़ निर्जीव हो जाते हैं, ये जड़ मर जाते हैं और ये मिट्टी को छोड़ देते हैं। और जब मिट्टी को छोड़ देते हैं तो मिट्टी फिर वही अपर्दन का क्रिया प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए बोलता है वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी लगातार भूमि में जो जड़ हैं वो कम हो रहे हैं और मिट्टी को जो पकड़े हुए रहते हैं वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ठीक है, नदियों के किनारे वनावरण किया जाता है। क्यों, पेड़ पौधे बड़े बड़े क्या करते हैं, आप देखते हो नदी के किनारे कोई कोई पेड़ जो है, विशाल पेड़ बैठा हुआ है, जड़ उसका मजबूती से वहां के मिट्टी को पकड़े हुए। अब उसको आप काट दीजिएगा तो नदी से पानी रेगुलर बह रहा है, वो क्या करेगा, वो सीधा काट देगा, मिट्टी को खत्म कर देगा। तो वनों की अंधाधुंध कटाई से भी क्या होता है, जो मिट्टी है ढीली हो जाती है
और बहने लगती है। ठीक है। अत्यधिक कृषि, अब ये मत सोचना कि जो लोग होमवर्क नहीं बनाए हो, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं बस उससे पढ़ने से मतलब है होमवर्क नहीं बनाएंगे। अभी सबको हम देखेंगे ग्रुप से बाहर कर देंगे। ठीक है। फिर मत बोलना कि सर आपने ग्रुप से बाहर कर दिया। जो आंसर राइटिंग करेगा वो ग्रुप में रहेगा, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे, उनका कोर्स भी रोक दिया जाएगा। यहां सब मेरे पास बटन है। ठीक है। अगर मैं शिक्षा दे रहा हूं कम कीमत पे तो उसका वैल्यू समझना है तुम लोगों को। यहाँ सारा रिमोट है, देखेंगे आंसर राइटिंग नहीं आया, जो मैं होमवर्क दिया हूं ज्योग्राफी का 45 टॉपिक नहीं बनाओगे, सीधे यहाँ से आपका एक्सेस जो है, जो कोर्स आप देख रहे हो लाइव अभी, वो मिलेगा ही नहीं आपको। वहां लिख देगा आपका कोर्स डीएक्टिवेट है, फिर परेशान होइएगा। इसीलिए सबको ही बनाइएगा, पहले ही हम बोल दे रहे हैं। ठीक है। 1-2 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। आज जो होमवर्क देंगे हम देखेंगे बच्चों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आपका क्या प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपके बिना धरती दुनिया रुक जाएगा। आपको पढ़ना है, आपका काम है, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। 1 घंटा कम सोइए लेकिन होमवर्क कीजिए, बात खत्म। ठीक है। ओवर कल्टीवेशन के कारण भी क्या होता है कि भूमि में बहुत ज्यादा खाद डाल दिया जाता है, रासायनिक खाद, जिसके कारण क्या होता है कि भूमि के लगातार उपयोग में मिट्टी की उर्वरता घटती है और मिट्टी धीरे धीरे अपनी रासायनिक संरचना को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके कारण बाद में अपरदन होने लगता है। ठीक है। तो अत्यधिक कृषि के कारण भी होता है। खनन, माइनिंग और निर्माण कार्य, शहरीकरण हो रहा है, अनाप शनाप शहर बन रहे हैं, खेतों में घर बन रहा है, तो खेत की मिट्टी वहीं दब गई, खत्म, वहां पे अब खाद्य सुरक्षा खत्म, वहां फसल उत्पादन खत्म। तो जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, खनन का कार्य हो रहा है, कहीं कोयला मिल गया, कहीं सोना मिल गया, अब लगे वहां पे खनन करना, पूरा खोद के रख दिया, यानी जो मिट्टी ऊपर फसल वाली थी वो मिक्स हो गई नीचे जाके पूरा कचड़े, तो वहां उर्वरता नहीं रहेगी फिर। तो मृदा का अपरदन मानवीय कारणों से भी होता है। अनुचित सिंचाई, अनाप शनाप सिंचाई हो रहा है, पानी बह रहा है, एक ही खेत में जहां 100 लीटर पानी की जरूरत है वहां 2 लाख लीटर दे दीजिएगा तो पानी जो है ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे चला जाएगा, पूरा कीचड़ हो जाएगा और फिर कमल खिल जाएगा। वहां पे फिर नहीं होने जा रहा है गेहूं और चना। समझ रहे हो बात को? क्लियर? नया कॉपी रखिएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? ये बताओ, अभी जो तुम लोगों को यहां पे मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है या नहीं? ज्योग्राफी यहाँ पे जो अभी तुम लोगों को हम बता रहे हैं ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। सॉइल, अब ये जो मृदा अपरदन है इसका प्रभाव क्या होगा, तो इसे आपको क्या करना है, डायग्राम में बना लेना है। ठीक है। डायग्राम का टाइप मैंने आप लोगों को सिखाया है, जो भी डायग्राम आप लोगों को बेहतर लगता है उसी डायग्राम में आप आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस डायग्राम बेहतर तरीके से बना हुआ होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मृदा अपरदन का क्या प्रभाव हो सकता है, तो भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। क्या होता है? भूमि की उर्वरता में कमी आती है, तो एक डायग्राम में यहां लिख दो। कृषि उत्पादकता घटती है, बात सही है। जल स्रोतों में गाद जमा होता है। अब मान लो यहां पे ये वाटर है, ठीक है, यानी कि ये भौम जल है यहां पर, और ये मिट्टी है, ठीक है, और यहां पे एक पेड़ पौधा है और यहां इसकी जड़ें हैं और यही जड़ इससे पानी लेके आगे बढ़ रहा है, पेड़ पौधा बड़ा हो रहा है। अब ये कट गया, कटने के बाद क्या होगा, ये जड़ जो है खत्म हो गया। अब ये मिट्टी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बैठेगी और नीचे बैठेगी और ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, ग्राउंड वाटर में गाद जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाद मतलब जो मिट्टी का निचला सतह है, ठीक है, वो जाके जल में जमा हो जाएगा और उससे आपका क्या हुआ, ग्राउंड वाटर भी खत्म हो गया, पेड़ पौधा भी खत्म हो गया, मिट्टी भी खत्म हो गया। समझ रहे हैं बैलेंस कैसे बनाना है? तो बाढ़ और जल भराव की समस्या इससे बढ़ेगी। मरुस्थलीकरण, ठीक है, यानी कि डिजर्टिफिकेशन इसमें बढ़ जाएगा।
पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता को भी नुकसान होगा। ये तो मैंने आपको ईवीएस वाले सेगमेंट में बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये सब जो भी पॉइंट बता रहे हैं, देखो यूपीएससी में ना ज्यादा बकवास बगरबाजी भी नहीं चलता है। बगरबाजी कहने का मतलब है लिखे जा रहे हैं फालतू चीज, कोई मैटर नहीं करता है। अच्छे से लिखोगे ना नंबर तगड़ा मिलेगा, नहीं लिखोगे कॉपी देखता है ऐसे समझ जाता है ठीक है चलो हटाओ इसको। राइटिंग भी मैटर उतना नहीं करता है, लेकिन कंटेंट मैटर करता है। टीचर वहां बैठ के सब बुजुर्ग लोग रहते हैं, प्रोफेसर चपरासी तो रहते नहीं है, वो सब ऐसे आंख गाड़ के देखते रहेंगे, कहां गलती लिखा है ऐसे घेर देंगे, नंबर काट देंगे। समझे बात को? इसीलिए एकदम टू दी पॉइंट अपर्दन का क्या प्रभाव होगा, तो 4 पॉइंट ही मैंने यहां आप लोगों को बताया है, लेकिन इसमें कंप्लीट ये सारा कुछ इसमें डाला हुआ है। ठीक है, अभी जो बच्चे एनसीईआरटी को परचेज कर चुके हैं, ठीक है, उन्हें तो ये क्लास प्रॉपर मिल ही रही है। फाउंडेशन वाले बच्चे को भी ये क्लास मिल रही है। अब देखो फाउंडेशन और एनसीईआरटी में एक पतली रेखा का अंतर है, वो क्या है? एनसीईआरटी के बच्चों को एनसीईआरटी की सारी टॉपिकें पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन उनका कोर्स 1 साल का है। इसमें उन्हें होगा ये 1 साल में सारा टॉपिक उनका एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन वाले, ठीक है, एनसीईआरटी तो उनका साथ साथ कंप्लीट हो ही रहा है, ये जितना क्लास मिल रहा है उनको मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, सारे बच्चे जितने भी हैं जिन्होंने फाउंडेशन में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको फिर स्टैंडर्ड बुक की जब पढ़ाई शुरू होगी, तो जैसे अभी आप लोगों को मृदा मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये मृदा जो मैं पढ़ा रहा हूं, यहां देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसके अंतर को समझो। यही चीज मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये प्रश्न सरल है। कुल 10 प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने यहां रखा है। ये प्रश्न सरल है और यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 3 के तहत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब जब मैं मृदा तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो एनसीईआरटी में मृदा जितना दिया हुआ है आप लोगों को ईमानदारी से हम डिलीवर कर देंगे, उसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन में हैं, 2 साल के लिए हमारे यहाँ इनरोल किए हैं, उन बच्चों को स्टैंडर्ड बुक से जब मृदा का अपर्दन यही टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा वहां पे, ठीक है, वहां पे ये पूरा चेंज हो जाएगा। वहां पे जो प्रश्न दिए हुए हैं ये, इसका साथ साथ आंसर उनको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं जितने भी बच्चे हैं उनको क्वालिटी में कोई यहां पे अंतर नहीं है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि जो एनर्जी आप लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, अब कुछ बच्चे हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी के क्लास से ही अभी संतुष्ट है। क्यों? वो अभी 12th में, उनको ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा। वे बच्चे अभी फाउंडेशन में नहीं आना चाहते। इसीलिए 2 तरीके का कोर्स मैं लेके चल रहा था कि जो बच्चे एनसीईआरटी में, जो बच्चे अभी 11 12 में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ग्रेजुएशन के मान लीजिए 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका अगले साल कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन, उनके लिए फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी था। और उनको कंप्लीट गाइडेंस मैं अपने तरफ से दे रहा हूं। नोट्स वगैरह का कोई टेंशन मत लो, नोट्स ऐसे भी बहुत अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो बेहतर कंटेंट होता है वो सीधा ग्रुप में डाल देता हूं कि तुम लोग सबको इसको आराम से पढ़ो, ठीक है। पीवाईक्यू का वीडियो जा रहा है, पीवाईक्यू का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जितने भी बच्चे, ठीक है। जल व वाष्प, अभी देखो जल वाष्प से संबंधित एक मैंने वीडियो जो है पीवाईक्यू का वो बनाया था, ठीक है। यूपीएससी जो है जल वाष्प से एक क्वेश्चन पूछा था। हमें ये बताओ, आप लोगों को पता है कि जो मैंने वीडियो डाला आप लोगों ने देखा या नहीं? तो जल वाष्प पे, एवोपरेशन पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2 कथन में। इसे समझो, ये मृदा अपर्दन से संबंधित चीज है। यूपीएससी ने कहा कि जल वाष्प जो है, ठीक है, जलवाष्प जो है ध्रुवों में यानी पोलर एरिया में अत्यधिक होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी में ध्रुव के क्षेत्र में जो जलवाष्प है वो अधिक बनेगा, ठीक है, ये बोला। फिर बोलता है जलवाष्प जो है इवोपरेशन भूमध्य
रेखीय क्षेत्र में अधिक होगा। अब ये दोनों में कौन सा कथन सत्य है? जलवाष्प ध्रुवों पर अधिक होगा या जलवाष्प भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे सनलाइट की, तो सनलाइट जो पड़ेगा वो ध्रुवों में अधिक पड़ेगा या फिर विषुवत रेखा में अधिक पड़ेगा, भूमध्य रेखीय? तो ऑफ कोर्स यहां पे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो यहां पे जल स्रोत भी ज्यादा है, जबकि यहां पर बर्फ ज्यादा है, ठीक है। यहां पे लाइट पहुंचता है लेकिन हीट नहीं पहुंचता है, तो यहां इवोपोरेशन कम होगा, जलवाष्प कम होगा। लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जलवाष्प ज्यादा उठेंगे, तभी तो भारत में मानसून आता है, तभी तो यहां बारिश होती है, ठीक है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर क्या करती है, यहां से जलवाष्प ले लेती है और भारत में वर्षा कराती है, ठीक है। पूरे हिंद महासागर को क्रॉस करके हवा आती है। मॉनसून में वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मृदा अपरदन आप लोगों को बता रहे हैं, तो मान लीजिए कि मृदा अपरदन जो है हो रहा है, ठीक है, तो जलवाष्प का क्या प्रभाव उस पर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो तेज बच्चा होगा भी तुरंत जवाब लिख देगा। क्या? जो जलवाष्प है, ठीक है, जो जलवाष्प है, समझिएगा, जब मिट्टी का अपरदन हो गया, मैं ये पूछ लेगा प्रीलिम्स में मृदा अपरदन से जोड़ के, क्या जो मिट्टी है, ये मिट्टी इस क्षेत्र में है और यहां फसल हो रहा है, लेकिन यहां पे होता यह है कि इस मिट्टी का अपरदन हो जाता है, यानी यहां पे ये मिट्टी खत्म हो जाती है। तो अब खुद सोचना, जब यहां मिट्टी है, ठीक है, इसका मतलब है यहां पेड़ पौधे भी, फसल भी हो रहे हैं, इसका मतलब है मिट्टी में जल की मात्रा है, तब तो पेड़ पौधे उग रहे हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर यहां पे बना हुआ है। तो जब मृदा है तो इवोपोरेशन का जो प्रक्रिया है क्या होगा, यहां पे कम होगा, क्योंकि जो ये यहां पे पेड़ पौधे हैं, फसल है, वो जल को सोखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मिट्टी हट गया, पेड़ पौधे हट गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर जब मिट्टी हट गया तो नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो अचानक से इवोपरेट कर जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा और उसके बाद जलवाष्प एकदम ना के बराबर होने लगेगा। समझे बात को? तो कथन में आप लोगों से इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कूट वाला प्रश्न जो आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन भी मैं बना के अभी पूछूंगा, क्लियर है? तो वो पीवाईक्यू तुम लोग देखना। वैज्ञानिक समाधान, सरकारी उपाय और योजनाएं। अब देखो, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि संरक्षण, ठीक है, इसका मृदा अपरदन को रोकने के क्या समाधान है। अभी यहां पे टोटल बात हो गया इसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव यहां पे 4 मैंने बताया, अब मैं बताऊंगा इसका समाधान क्या है, ठीक है। तो समाधान आपको वही बताना होगा जो समस्या आप बताएं, ठीक है। तो समस्या जो बताएं उसी का समाधान बताना होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक समाधान। तो मैंने आप लोगों को लिखाया था डिफॉरेस्ट्रेशन, लिखाए थे, बताएं अभी। डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है अंधाधुंध, ये समस्या है। समाधान क्या होगा, जंगलों को लगाया जाए, वनावरण। तो पहला पॉइंट क्या होगा, वृक्षारोपण और वनीकरण। मैंने कहा ओवर कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, मवेशी के द्वारा बहुत ज्यादा चराई हो रहा है, जिसके कारण वो घास को खा जा रहे हैं, पेड़ पौधे खा जा रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी का अपरदन होने लगता है। उनके पैर के खूर से मिट्टी का अपरदन हो रहा है। तो बोला कि ठीक है, सीमित चराई यानी मवेशियों को कम चराया जाए, मिट्टी बचेगा। ढलान पर खेती किया जाए, ठीक है, इस स्थिति में जो दार्जिलिंग के क्षेत्र में होती है, ठीक है, कंटूर खेती इसको कहते हैं, यानी कि इस तरीके से खेती किया जाए ताकि जल जब सिंचाई भी हम करें तो मिट्टी जो है वो बहाव ना करे तेज गति से। अब मान लो ये प्लेन है तो मिट्टी बहने लगती है, और इस तरीके से इसको कंटूर में बना दिया गया
तो मिट्टी कम बहती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस और नॉट? ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकने का इसमें कार्य किया जाए। वैज्ञानिक समाधान क्या है? वैज्ञानिक समाधान यानी कि साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है इसका? ठीक है, तो मृदा संरक्षण तकनीक जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। जैविक खाद, जैविक खाद में क्या, यानी कि ये पूरा पूरा बात कर रहा है कार्बनिक एग्रीकल्चर की। रासायनिक खाद प्रयोग मत कीजिए, केचुआ डाल दीजिए आप उसमें, केचुआ खाद, देखिए मिट्टी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। केचुआ क्या करता है? एनीलिडा प्रजाति है वो। एनीलिडा क्या करते हैं? मिट्टी एक तरफ से खाएंगे, एक तरफ से निकालते जाएंगे, और वो मिट्टी बहुत उर्वरक हो जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में प्रोटीन मिक्स हो जाता है। तो जैविक खाद, मल्चिंग तकनीक, मिक्सिंग तकनीक, हरी खाद का प्रयोग, ग्रीन मैन्योर, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। घास फूस डंठल को क्या करेंगे? एकत्र करेंगे, है ना, गोबर, मवेशियों के गोबर को उसमें मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है, उसको मिक्स करके खाद तैयार किया जाता है। ये सब भी आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, टॉपिक है ये सब। तो कार्बनिक खेती, जैविक खाद, जो भी शब्द यहाँ देख रहे हो, पर्सनल क्लास इन सब पे मिलते चला जाएगा। बस तुम लोगों का काम है रेगुलर बने रहना। सिंचाई का प्रबंधन, ये आप लोगों को एक बार मैंने पढ़ाया भी था। टपक सिंचाई क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, बताइए यस और नॉट। बांध और चेक डैम बनाना, नदियों के किनारे बांध को बनाना, गैबियन स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, वो जो तार, बड़े बड़े तार होते हैं और चट्टान होते हैं, उसे बांध करके गैबियन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। सरकारी कुछ उपाय और योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय मृदा संरक्षण योजना, ठीक है, नेशनल सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम। आप मिलाना, आप लोग आंसर में लिखे हो कि नहीं, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि मृदा अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र, जल संसाधनों को प्रभावित करती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों को नियंत्रित कर उचित नीतियों और टिकाऊ कृषि पद्धति को अपनाकर इसे कम किया जा सकता है। तो यहां लिखता है टिकाऊ कृषि पद्धति, ये क्या है? तो टिकाऊ कृषि पद्धति मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर की भी बात की जाती है। तो ये जो एग्रीकल्चर का बात किया गया, तो इसमें हम लोग टिकाऊ कृषि पद्धति यानी कि जैविक खेती को अपनाना, परंपरागत खेती को अपनाना, यानी पुराने समय में जिस तरीके से खेती होती थी उसको अपनाना, ठीक है। कुल 10 प्रश्न यहाँ पे मिट्टी से संबंधित आपको दिया गया है। इस 10 प्रश्न को ध्यान से देखो। एक प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया, भारत में मृदा अपरदन की समस्या क्या है, इसके कारण और समाधान बताइए, ये आप लोगों ने लिखा। भारतीय कृषि में मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण प्रभाव क्या हैं, इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। भारत की प्रमुख मृदा प्रकार कौन कौन सी है, उनके वितरण और विशेषताओं की चर्चा करें। काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं और उपयोग की चर्चा करें। देख रहे हो क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। अगला है, भारत में मरुस्थलीकरण की समस्या पर चर्चा करें, इसके प्रभाव और रोकथाम के उपाय सुझाइए। मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या क्या है, इसे रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। जैविक खेती और मृदा संरक्षण के बीच क्या अंतर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, इसके उद्देश्य और प्रभाव की चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया तुम लोगों को 10 क्वेश्चन, इतना कर जाओगे, यूपीएससी हर एक साल यहां से क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल मेंस में, पीटी में भी पूछता है। इस बार 2025 का जो प्रीलिम्स होना है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में, इसी टॉपिक से। समझ में आया ये सारा कुछ, हमें बताएं। और मेन आंसर राइटिंग जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो एनसीईआरटी और फाउंडेशन की क्लास चल रही है,
वहीं के बच्चे हैं। जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 199 या 299 में कोर्स परचेज किया, ये क्लास उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चे उस ग्रुप में आंसर लिखते हैं, तो उनको मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखने दिया है। तो तुम लोग इस पतली अंतर को समझो, जब वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने लिखने दिया है तो इसका आंसर आपको उसी ग्रुप में भेजना है, मेंस आंसर राइटिंग वाला में, प्रीमियम ग्रुप में मत भेजना, ठीक है, बेवकूफी नहीं। जो होमवर्क जिस ग्रुप में दिया जा रहा है उसी ग्रुप में उसका आंसर होगा। आंसर राइटिंग नहीं करोगे, चुन चुन के हम चिमटा जैसे पकड़ के, ऐसे पुराने समय में कोयला निकालते थे, अब तो गैस का जमाना है, ठीक है, उसी तरह से ग्रुप से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और पुनः जुड़ने के लिए आप याद रखिए फाइन देना पड़ेगा 500 रुपीज। ये चीज मैं बता दे रहा हूं, मेरे साथ पढ़ने वाला 5 बच्चा क्यों नहीं रहे, उसी को हम लेके चले। मैं फालतू ना अपना टाइम वैसे एनर्जी में वेस्ट ही नहीं करूंगा जो मेरे इस एनर्जी की कीमत को समझे ही नहीं। 10 बच्चा रहेगा, 20 बच्चा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉइल से रिलेटेड ये आप लोगों का जो आज क्लास था, ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, जो घुमा फिरा के आपको हर जगह यही मिलेगा। और मिट्टी से रिलेटेड, ठीक है, जो आप लोगों का क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे उसको कंप्लीट करते हो। मैंने आपको फॉर्मेशन बताया कि कैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे, कैसे अपना नोट्स बनाओगे, कैसे डायग्राम बनाओगे, ये तमाम चीजें मैं इसमें कोई कमी नहीं कर रहा हूं। तुम लोगों का काम है अब मृदा से रिलेटेड जो ये 10 क्वेश्चन है, अब सोचो 10 क्वेश्चन इसमें दिया है मैंने, कल फिर 10 क्वेश्चन मिलेगा इसी तरीके से नए टॉपिक के लिए। तुम लोग कितना ओवरलोडेड होगे, 45 क्लास लेंगे, ज्योग्राफी का 45 क्लास लेंगे। 45 क्लास के लिए 450 क्वेश्चन तैयार है। कितना? 450। पढ़ो तुम लोग कितना पढ़ोगे, 450 क्वेश्चन भी मिलेगा। 45 क्लास टोटल लेंगे, चुन चुन के वही पढ़ाएंगे जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 450 आंसर लिखने का काम आप लोग का रहेगा, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं कैसे तैयारी की जाती है, कल इसीलिए मॉड्यूल में मैंने कहा तैयार हो ना सब। तो हमें बताओ आप सभी रेडी हैं, यस और नॉट? देखो आप सभी वही सवाल बच्चा वाला पूछ रहे हैं कुछ कुछ लोग, तो मैं दोबारा समझाऊं। मिट्टी पढ़ रहे हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी बैच, ठीक है। तो बार बार एक ही सवाल नहीं पूछना कि ये किससे पढ़ा है। अब एनसीईआरटी का किताब खोल के दिखाएं तभी पढ़ोगे क्या? मैं यहाँ मेहनत करके आप लोगों के लिए पीपीटी बनवा रहा हूँ, ठीक है, कि नहीं बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे, नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी आराम से क्लास पे फोकस करें, ठीक है। और आप लोगों का धीरे धीरे ही सही ये लिखने वाला जो आदत है वो बैठ जाएगा, आप लोगों को ज्यादा समस्या भी उसमें नहीं लगता। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।